हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बॉन्ड्स। क्या है ये बॉन्ड्स एक सिंपल लेमन टर्म्स में, और क्यों बॉन्ड्स में निवेश ज़रूरी है या क्यों नहीं है, और आरबीआई के एक बॉन्ड्स हैं फ्लोटिंग रेट्स के, उसके बारे में कुछ डिस्कशन होगा, और क्यों ये बॉन्ड्स को बॉन्ड नहीं कहा जाना चाहिए उसके लिए भी डिस्कशन हो गया। बॉन्ड एक तरह का लोन है जो कंपनी या गवर्नमेंट आपसे लेती है और आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देती है, जैसे कि एफडी, राइट। और बॉन्ड्स गवर्नमेंट जब इश्यू करती है तब जनरली 10 साल, 12 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बॉन्ड्स होते हैं। कोई आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के जो ट्रांसमिशन कंपनीज के गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी बहुत ही ट्रेडेबल रहते हैं, और वो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। जैसे यूपी पावर कॉरपोरेशन है या कहीं और के पावर कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स हैं, वो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ट्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। दीज आर अवेलेबल। थोड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होते हैं, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क हर एक में रहता है। अगर गवर्नमेंट हो तो चांसेस कम है, अगर नॉन गवर्नमेंट हो तो चांसेस ज़्यादा हैं। बॉन्ड्स आर डेंजरस इंस्ट्रूमेंट इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। क्यों, हम आगे देखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर ट्रेडेबल हो तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है मार्केट प्राइस को चेंज करना। अब कैसे? ज़्यादातर तो ये एफडी जैसे ही रहते हैं। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, आपको एफडी में आपको इंटरेस्ट रेट कहा जाता है, यहाँ पे आपको कहा जाता है कूपन रेट्स, राइट। एफडी में इंटरेस्ट रेट होते हैं, यहाँ पे कूपन रेट्स होते हैं। आपने 100 रुपये निवेश किया, जैसे आपने टर्म सिलेक्ट किए होंगे, कूपन रेट मान लीजिए 6% है, तो आपको ब्याज का जो प्रतिशत है, जैसे एफडी में इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे कूपन रेट ब्याज आपको मिलता रहेगा 6% के रेट से, अगर 6% का बॉन्ड लिया हुआ है तो। अगर ज़्यादा का बॉन्ड लिया हुआ है तो ज़्यादा रहेगा, कम हो तो कम। कूपन रेट्स जो बॉन्ड्स में होते हैं वो मोर और लेस आपको कहना है इंटरेस्ट रेट्स है, एफडी में जैसे रहते हैं। एफडी का मैच्योरिटी फिक्स्ड होता है, और अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा लेते हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कट जाता है। कुछ बैंक्स ने घटते इंटरेस्ट रेट थे तब कहा था कि जो भी उस टाइम के आपने मान लीजिए 3 साल का एफडी रखा हो, आप चाहते हैं 6 महीने में एफडी निकाल देना है, जब घट रहे थे इंटरेस्ट तब बैंक बोलती है हम 6 महीने में जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वो आपको दे देंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो शायद बैंक्स ने साहब ने चेंज कर दी होगी पॉलिसीज, क्योंकि हो सकता है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हों, तो अब शायद 1 या 2% प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस लगा दिए होंगे। बॉन्ड्स में ट्रेडेबल रहते हैं तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट रहती है डेली बेसिस पे, प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी लगाने की बेस पे। इतना डीप तो हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स डेंजरस क्यों हैं राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स में, और वो भी ट्रेडेबल वंस, मतलब जिसका रोज ट्रेडिंग होता है। अब देखते हैं क्यों। सिंपल टर्म्स में समझ लें, एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट 6% है पर एनम, फेस वैल्यू है 100 रुपए। अब आपने ये बॉन्ड कब लिया था? 6 रुपए जब चल रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपको कंपनी या गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी कितना इंटरेस्ट रेट देगी या कूपन रेट देगी? 6% ही देगी, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, और ये कभी फ्लक्चुएट होता नहीं है। मान लीजिए आपने ये बॉन्ड खरीदा, अब आप ये सोचेंगे कि 6% तो मिल रहा है, अचानक से जैसे अभी हो रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, और सब जगह पूरे मार्केट में ही इंटरेस्ट रेट बढ़ के 8 या 9% हो गया। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 8% हो गया। आप कहोगे चलो ये बॉन्ड को बेच देते हैं, मान लीजिए ये ट्रेडेबल बॉन्ड होगा। अब आप बेचने जाओगे तो क्या आपको लगता है आपको 100 रुपए मिलेगा? नहीं, लेने वाला भी यही सोचेगा कि मुझे 8 रुपए इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि लेने वाला कैलकुलेट ऐसे करेगा कि ही विल रिक्वायर 8% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि प्रेजेंट मार्केट रेट ही 8% है। तो क्या आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे 100 रुपए निवेश किए हुए, या कम मिलेंगे? देखिए सिंपल टर्म्स है। आज का निवेशक सोचेगा कि मुझे 8% चाहिए, और आपने 6% कूपन वाला खरीदा था। हम एक सिंपल टर्म देखेंगे, कोई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युइटी या प्रेजेंट फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट से ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। तो वो आपको कहेगा अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 75 दूंगा। कैसे? 100 जो आपका रेट है उसको चाहिए 8%, और अभी कितना मिल रहा है? 6। तो 100 डिवाइड बाय 8 इंटू 6, तो वो आपको कहेगा मैं इसे 75 दूंगा। कैलकुलेशन कैसे बैठा? अगर वो 75 रुपए निवेश करेगा, उसको 8% है, फेस वैल्यू कितना है? 100, 75
उसको तो 100 ही मिलेगा, 6 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो 8% बैठेगा। तो 75 रुपए में ही आपको ये बेचना पड़ेगा, मतलब आपको प्रिंसिपल का लॉस कितना गया, 25 रुपए का। हालांकि ये एब्सोल्यूट फिगर नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लोज भी नहीं गिनती किए हैं और टाइम वैल्यू भी कंसिडर नहीं किया गया है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और आप वो बॉन्ड को बेचने जाते हो तो आपको कम पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि लेने वाला भी यही सोचेगा कि मैं जिस प्राइस पे खरीदूंगा उसके हिसाब से मुझे प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी भी 6% चल रहा है और आपको बेचना है तो सेम होगा। अब तीसरे केस में मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम हो गया और आपको वो बॉन्ड बेचना है, तो आपके बॉन्ड की कीमत एक्चुअली बढ़ जाएगी। कैसे? जैसे आपने 6% लिखा है और प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट कितना हो गया है, 5%, तो निवेश करने वाले को भी 5 ही मिलना चाहिए। तो ऑल इन ऑल आपका पे आउट कितना होना चाहिए, 6%, मतलब 6 रुपए का। तो 120 रुपए में अगर आप निवेश करेंगे, उसका आप 5% गिने तो 6 रुपए। सो कूपन रेट जितना भी होता है आपका, उसको एडजस्ट करने के लिए मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर या नीचे होगा। इससे क्या मतलब हुआ कि इफ द इंटरेस्ट रेट राइज, द प्राइस ऑफ बॉन्ड falls, and if the interest rate falls, the price of bond rises. इनवर्स कैलकुलेशन है, अगर प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट अगर आपका बढ़ गया तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो बॉन्ड का प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला था कि डेंजरस बहुत होते हैं बॉन्ड्स, ट्रेडेबल बॉन्ड्स, इन केस ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ये आपने देख लिया, क्योंकि 100 का निवेश अगर आप बेचने जाएंगे तो कूपन रेट के हिसाब से 6% ही मिलेगा, क्योंकि लेने वाला जब तक मेच्योरिटी को होल्ड करेगा तो उसको 100 रुपए ही वापस मिलेंगे। तो जब तक आप मेच्योरिटी में होल्ड करते हैं तब तक आपको पूरा पैसा मिलेगा, अगर बीच में बेचना हो तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। ओके, एफडीज में तो कुछ इंटरेस्ट मिनिमम कट जाता है। अब एक नया फीचर है आरबीआई के बॉन्ड्स के बारे में, अगर आपने सुना हो तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है। एक्चुअली ये बॉन्ड नहीं कहा जा सकता, उसके फीचर्स को देखने के ही पता चल जाएगा। अब क्या है इसकी फीचर्स, और एक तरह से इसे फ्लोटिंग रेट एफडीसी कहा जाना चाहिए। इसमें कौन निवेश कर सकता है, एक इंडिविजुअल इन हिज ओन कैपेसिटी, अपनी वाइफ के नाम पे, जॉइंट बेसिस पे, किसी के भी साथ, माइनर में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है थ्रू हिज फादर, मदर और लीगल गार्डियन, और एचयूएफ भी निवेश कर सकता है। मतलब दो ही कैटेगरीज के लोग हैं, इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। क्या एनआरआई निवेश कर सकता है? नहीं, एनआरआईज आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स। दूसरे फीचर्स पे देखते हैं। मेच्योरिटी पीरियड देखिए बहुत बड़ी है, 7 साल का मेच्योरिटी है, मतलब आप जो भी बॉन्ड खरीदेंगे वो 7 साल के बाद आपको वापस मिलेंगे। क्या ये ट्रेडेबल है? आगे देखते हैं। मिनिमम निवेश कितना है, 1000 और मल्टीपल्स ऑफ 1000 में, कोई मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग कहा गया है तो हर 6 मंथ्स चेंज होगा। जो भी एनएससी का रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसमें प्लस 0.35% ऐड कर दिया जाएगा। मतलब आज एनएससी का रेट है 6.80, आगे 0.35 ऐड होगा तो 7.15 गवर्नमेंट दे रही है इन बॉन्ड्स पे। इंटरेस्ट पेबल कैसे होगा, सेमी एनुअली, हर 6 महीने, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, मतलब कंपल्सरीली हर 6 महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। ये इसमें एक क्यूमुलेटिव फीचर जो नए बॉन्ड्स आए उसमें नहीं है। पहले जो बॉन्ड्स इश्यू हुए थे जो 7.75% फिक्स रेट वाले थे उसमें क्यूमुलेटिव का फीचर था, इसमें नहीं है। और इंटरेस्ट 30 जून या दिसंबर में से हर 6 मंथ्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कूपन रेट पेबल फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वुड बी रीसेट ऑन 1 जनवरी एंड देयर आफ्टर 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। तो कूपन रेट हर 6 महीने चेंज होगा, जो भी एनएससी का रेट चेंज होगा वही में ऐड चेंज हो जाएगा। मान लीजिए एनएससी का रेट 7.1 हो गया बढ़ के, तो आपको मिलेगा 7.45, क्योंकि 0.35% ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है और ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम बॉन्ड इज टैक्सेबल, जैसे एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है वैसे ही बॉन्ड्स का भी इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा। द बॉन्ड्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब आप बेच नहीं सकते, सिवाय कि ट्रांसफरेबिलिटी इज लिमिटेड टू नॉमिनीज और लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ होल्डर। मतलब अगर कोई कोई गुजर जाता है होल्डर, तो उसके नॉमिनी या लीगल हेयर को बॉन्ड्स की जो अमाउंट है
वो ट्रांसफ़र की जा सकती है, मतलब पैसे रिडेम्पशन में जा सकते हैं। सो नाउ आगे प्रीमेच्योर रिडेम्पशन है नहीं, लेकिन 60 से ऊपर साल के जो एज ग्रुप हैं उनके लिए है। तो अगर आप इन्वेस्टर की एज 60 या 70 साल के बीच हो तो 6 इयर्स में आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। 70 से 80 साल के बीच हो तो 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर करवा सकते हैं, और अगर 80 साल से ऊपर हो तो 4 साल के बाद। अब इसमें जॉइंट होल्डर्स हो तो क्या, कोई भी एक होल्डर का गिना जाएगा। अब प्रीमेच्योर विड्रॉल फॉर लेस देन 60 इयर्स पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इन अ केस कि अगर आपको कहीं पे पैसे की जरूरत पड़ गई तो इस पे लोन भी नहीं मिलेगा। सो नो लोन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट दीज बॉन्ड्स विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग्स। एफडीज के सामने आपको लोन मिल जाती है, आरबीआई बॉन्ड्स के सामने आपको लोन नहीं मिलेगी, ट्रांसफरेबल भी नहीं है, और प्रीमेच्योर रिडेम्पशन में भी 60 ईयर्स से ज़्यादा हो उसमें भी आपको 6 साल तक वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल points of RBI bonds. No loans can be availed against it, and premature redemption is also very difficult, plus these are not tradable or transferable, so this is very difficult portion which has been put up by RBI. so पहले के पुराने bonds में premature withdrawal था नहीं, यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ पेनल्टी भी है। There is a penalty for premature withdrawal in RBI bonds to the tune of 50% of interest due and payable for the last 6 months of the holding period. मतलब last 6 months में आपने जो इंटरेस्ट लिया होगा उस इंटरेस्ट का 50% आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। सो मोर और लेस जो भी फाइनल आपका इंटरेस्ट गया होगा लास्ट 6 मंथ्स में उसका आधा इंटरेस्ट कट जाएगा, राइट। सो दिस वॉज अबाउट आरबीआई बॉन्ड्स, और हमने फीचर्स भी देखे। अब इन फीचर्स में कहीं भी ट्रेडेबिलिटी की बात तो होती नहीं है, राइट। ट्रेडेबल है नहीं है और ट्रांसफरेबल भी नहीं है, ट्रेडिंग इनकी होती नहीं है। सो कैसे इशू का बॉन्ड लेजर अकाउंट क्रिएट होता है, और बॉन्ड लेजर अकाउंट एक टिपिकल अकाउंट है, जैसे आप एनएसडीएल में अकाउंट रखते हैं और आपके शेयर्स रहते हैं, ऐसा एक लेजर अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। एक एफडी का सर्टिफिकेट आता है, वैसे ही आरबीआई बॉन्ड का भी आपको सर्टिफिकेट आएगा। फर्क कितना है, 7 साल पूरे आने के बाद आपको सर्टिफिकेट वापस जमा नहीं करवाना है, खुद ही खुद प्रिंसिपल अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। दिस इज ओनली द लेटेस्ट फीचर विच इज कमिंग अप। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीआई बॉन्ड्स कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। तो नज़दीकी बैंक्स में आप पूछेंगे तो सब जगह मोस्टली अवेलेबल होंगे, लेकिन ये बड़े सिटीज़ में, छोटे सिटीज़ में आपको अगर करना हो तो कोई इन्वेस्टर फर्म्स होंगी वो आपको गाइड करेंगे, या स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कुछ बैंक्स हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, और बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक्स में, बड़ी ब्रांचेस में भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट 7.15% आरबीआई बॉन्ड्स। हालांकि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं आज के दिनों में, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब गवर्नमेंट नेक्स्ट पॉलिसी ड्यू या नेक्स्ट इंटरेस्ट चेंजेस जब ड्यू होंगे जनवरी में, अगर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट एनएससी में चेंज कर देती है या स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स में, तो ये फ्लोटिंग रेट्स में एक बेनिफिट रहेगा कि 7.15 से बढ़ के ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलना शुरू हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई बॉन्ड्स आर डेंजरस इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियोज, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। तो आपको एक चीज़ ही देखनी है, ट्रेडेबल बॉन्ड्स में आरबीआई बॉन्ड्स ट्रेडेबल ही नहीं है, तो हम तो यही कहते हैं कि दीज आर नॉट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, दीज आर फ्लोटिंग रेट एफडीज बाय द गवर्नमेंट। सो ट्रेडेबिलिटी में आपने ये स्क्रीन बिल्कुल देखिएगा, और अगली बार अगर आप निवेश करें बॉन्ड्स में, वो भी ट्रेडेबल बॉन्ड्स में, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मार्केट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ प्लेजेंट time.